स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड इट्स टाइप्स। इसको मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम रिवीजन के तौर पर इसको ले रहे हैं। सप्लाई एंड इट्स टाइप्स क्या है सप्लाई, क्योंकि जीएसटी की मेन जो टर्म है जीएसटी के अंदर, विदाउट सप्लाई जो है चार्जेबल जीएसटी नहीं होता है। तो जीएसटी के लिए बहुत जरूरी है कि सप्लाई के बारे में जाने, एंड अगर जीएसटी के बारे में जानना है तो सप्लाई के बारे में जाने। सप्लाई जो है वो कहाँ, किसको हम कहेंगे, एक तरह से जो इवेंट ऑकर होता है उसके ऊपर बेस होती है सप्लाई। सप्लाई जो चार्जेबल होती है वो तभी होती है जो टैक्सेबल इवेंट में ऑकर हो। और टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि आपका एनीथिंग दैट हैपन स्पेशली और अनयूजुअल, स्पेशली इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल, यानी कि टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इवेंट को हम कहेंगे कि जो ऐसा टैक्सेबल इवेंट जो अनयूजुअल हो, यानी कि जो हम एक आम तौर पर नहीं करते हैं, जीएसटी को ध्यान में रखते हुए, यानी सप्लाई को ध्यान में रखते हुए करते हैं। एंड एक्सेप्ट टैक्सेज ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक, जो कौन सी कुछ ऐसी अनयूजुअल कौन सी सप्लाई है, जैसे हमारी अल्कोहलिक है, लीकर है, इन सप्लाईज को हम चार्जेबल नहीं मानेंगे, यानी कि अंडर जीएसटी ये चार्जेबल नहीं होती हैं। तो कुछ सप्लाई, यानी कि सप्लाई कुछ ऐसी हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि वो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन सप्लाई को इससे पहले हमें सप्लाई को समझना जरूरी है। सप्लाई क्या है, यानी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट गुड्स और सर्विसेज, और जो भी गुड्स हो, चाहे सप्लाई और सर्विसेज हो, किसी भी तरीके की सप्लाई, जैसे कि किन किन फॉर्म को हम इंक्लूड करते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी कि इन सब में से कोई सा भी काम किया गया होगा, सेल करी होगी, ट्रांसफर किया होगा, बार्टर किया होगा, यानी एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, इसी तरीके से कोई सी भी काम के लिए एग्रीमेंट किया है या कर दिया कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के साथ में अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो वो आपका सप्लाई के अंदर आएगा। लेकिन इसके मेन जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, पैरामीटर्स क्या है, इसमें देखिए सेकंड स्लाइड हमारी क्या कहती है कि व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। ये थोड़ा सा इनविजिबल हो रहा है, लेकिन ये सारे वही पॉइंट हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए थे कि सच एज सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल, यानी किसी भी तरीके की ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज का इनमें से कोई सी भी अगर काम किया जाता है, लाइसेंस के को यूज करते हुए सप्लाई की जाती है, रेंटल पर से इनकम होती है, तो वो सारी चीजें आपकी, या आपका बार्टर टू यानी गुड्स टू गुड्स अगर एक्सचेंज होता है, तो इस तरीके से कोई भी सप्लाई की जाएगी वो सप्लाई में टैक्सेबल इवेंट के अंतर्गत आती है, यानी कि। एंड फॉर द कंसिडरेशन बाय मेड अ पर्सन, इसके लिए दो फीचर्स हैं। क्या है कि एक तो ये कंसिडरेशन के लिए किया गया हो, और दूसरा क्या है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के फर्दरेंस के लिए काम किया गया हो तो वो सप्लाई के अंदर आएगा। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स द इंपोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज। अगर सर्विसेज की बात है तो गुड्स में भी आता, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए कंडीशंस यूज होती हैं। लेकिन अगर सर्विसेज की केवल बात करें तो सर्विसेज के इंपोर्टेशन में भी फॉर अ कंसिडरेशन, अगर सर्विसेज हमारी दो चीजें हैं कि सर्विसेज अगर हमारी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस हो या नहीं हो, लेकिन आपकी सप्लाई वो मानी जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कौन सी सप्लाई को हम एक्सक्लूड करते हैं और कौन सी सप्लाई को इंक्लूड करते हैं। तो जो एक्सक्लूड सप्लाई है वो जीएसटी एक्ट में नेगेटिव लिस्ट में दे रखी है कि नेगेटिव लिस्ट और सर्विसेज कौन सी हैं, और अगर आपकी कहा जाए कि इंक्लूड कौन सी हैं तो वो सारी इंक्लूड करी जाएंगी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस अगर की गई है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस की गई है, तो वो सारी सप्लाई आपकी सप्लाई मानी जाएंगी और अंडर जीएसटी टैक्सेबल होंगी। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ सप्लाई हमने पढ़ी लिया कि कौन कौन सी फॉर्म को हम करते हैं। दूसरा आपका है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि पैरामीटर्स क्या है, कैसे कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना होगा जिससे सप्लाई को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज सप्लाई। तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सप्लाई अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में से किसी की भी सप्लाई को हम सप्लाई मानेंगे। सप्लाई ऑफ एनीथिंग,
अदर देन गुड्स और सर्विसेज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। अगर अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज किसी तरीके की सप्लाई होगी तो वो आपकी जीएसटी के अंदर नहीं आएगी। एंड सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, ये हम आपको पहले ही बता चुके, कंसिडरेशन के लिए किया गया हो, लेकिन सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन के लिए ना भी किया गया या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं किया गया है तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। एंड सप्लाई शुड बी मेड इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, ये इसके फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए किया गया हो सप्लाई तो वो सप्लाई अंडर जीएसटी आएगा। सप्लाई शुड बी मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, ये बहुत जरूरी है कि सप्लाई जो है वो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा किया गया हो। टैक्सेबल पर्सन आपने पहले भी पढ़ा है कि टैक्सेबल जो रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी वो टैक्सेबल पर्सन में आते हैं। एंड सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, ये भी जरूरी है क्योंकि सप्लाई अभी आप टाइप्स ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि कौन सी सप्लाई जो है वो नॉन टैक्सेबल है, कौन सी टैक्सेबल है। तो जीएसटी सिर्फ उन सप्लाई पर लगेगा जो टैक्सेबल सप्लाई है। सप्लाई शुड बी मेड विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी जरूरी है कि टैक्सेबल टेरिटरी, कुछ टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने फ्री कर दिया, उस पर जीएसटी नहीं है, तो उन सप्लाई में भी हम जीएसटी को करेंगे। यानी कि पैरामीटर्स ये सारे फॉलो करने होंगे तभी वो जीएसटी के अंदर आएगा और जीएसटी मानी जाएगी। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कितनी तरीके की सप्लाई है। आपको पहले पता है कि जो जीएसटी है वो एक्ट किसके अंदर आता है, ये वैट अगर कहा जाए और जीएसटी कहा जाए तो उन दोनों में क्या अंतर है। वैट इज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग के समय ही लग जाता था, लेकिन जीएसटी जो है इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि जहां पर डेस्टिनेशन सप्लाई को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड है कि कहां पर टैक्सेबल इवेंट हो रहा है, कौन सी जगह, किस जगह पर हो रहा है और किस समय पर हो रहा है। ये दोनों चीजें, मेन जो सप्लाई है वो जो प्लेस ऑफ वैल्यू है ये बहुत ज्यादा उसमें कंसिडरेबल है। तो इसीलिए इसको जीएसटी, क्योंकि सप्लाई जो है वो एक तरह से जीएसटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी होने की वजह से। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, कितने तरीके की हैं। तो इसको हम, हो सकता है आपका एक दूसरे से आप कई चीजें जानते भी हो। यहाँ पर हमने 4 बेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। अगर हम करते हैं बेस्ड ऑन रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई, 2 तरीके की सप्लाई है बेस्ड। अभी हम इसको आगे 1 by 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने करा है उसको डिवाइड, तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। एंड नेक्स्ट इज है बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं तो क्या है, इंट्रा स्टेट, टेरिटोरियल सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये चीजें आपके, एंड फोर्थ वन है कि आपका बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, अगर टैक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कि टैक्स किस पर लगना है, किस पर नहीं लगना है, किस पर आईटीसी मिलनी है, तो वो सारी चीजें आप उसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटते हैं तो क्या है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। सो लेट अस कम टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या है, अगर हम अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिपिएंट, अगर हम रेसिपिएंट की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके की सप्लाई है, जैसे हमने चार्ट में पढ़ा था, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। बेसिकली आपने का देखा होगा जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इनवर्ड का मतलब क्या होता था, परचेज। यानी कि यहाँ पर इसको समझने के लिए आपके लिए इजी होगा क्योंकि इनवर्ड सप्लाई इज रिलेटेड टू द परचेज, यानी अगर किसी व्यक्ति ने परचेज किया है, यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज का परचेजिंग एक्विजिशन किया है तो वो आपकी इनवर्ड सप्लाई कहलाएगी। एंड आउटवर्ड सप्लाई मीन्स क्या है कि आपने सेल किया है या ट्रांसफर किया है अपनी किसी चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई किया है, एक्सचेंज किया है, तो ये आपका आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगी। तो इनवर्ड सप्लाई, या जब आप परचेज करते हैं तब एक व्यक्ति जब परचेज करता है तो इनवर्ड सप्लाई, और जब उसी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को देता है तो वो आउटवर्ड सप्लाई कहलाएगी। सपोज कि एक व्यक्ति अपने सामान को, यानी कोल्ड ड्रिंक्स है या बिस्किट्स हैं, इनको आप एरोप्लेन पर वो देता है तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से आउटवर्ड सप्लाई, यानी दूसरे को दे रहा है। तो इस तरीके से इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई को आईटीसी में इसका बहुत यूज है। आईटीसी करते समय, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते समय आप इसको ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट है आपके ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन देखें, अगर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि क्या इसका वो है, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, ये तीनों ही सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, और ये कंपोजिट, मिक्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ये ज्यादातर आपकी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाती है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ये जितने भी टाइप्स ऑफ सप्लाई हैं वो हर एक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हर एक जो है वो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो इसकी पूरी तैयारी करके करिएगा आप लोग। तो कंपोजिट सप्लाई मेनली क्या होती है, 2 और मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जो दो से अधिक जो सप्लाई एक साथ मिल करके बेची जाती हैं उसको हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी सारी हमारी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है, यानी कि वो एक तरह से सबऑर्डिनेट यानी सब सप्लाई के बारे की तरह देखी जाती है। सब सप्लाई का मतलब क्या है कि आपका कंपोजिट सप्लाई में आप एक एग्जाम्पल के थ्रू कह सकते हैं कि एक टूथ एंड ब्रश है आपका, तो यानी ब्रश और टूथ में क्या होगा, जो मेन इसके कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई कि आपका टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट और ब्रश में अगर आपका देखा जाए तो टूथपेस्ट का ज्यादा मेन जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो टूथपेस्ट की है। तो वो कह रहा है 2 और मोर गुड्स, जब 2 और 2 से अधिक जो सप्लाई हैं वो एक साथ, गुड्स और सर्विसेज को जब हम एक साथ सप्लाई करते हैं तो वो आपकी कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। लेकिन इसमें हम टैक्स रेट किस पर लगाएंगे, कौन सी सप्लाई पर लगाएंगे, इसके लिए जीएसटी में कहा गया है कि जो हायर रेट सप्लाई है, यानी कि हायर जो, जैसे मान लीजिए पेस्ट और टूथपेस्ट और ब्रश है, तो इसमें जिसका रेट ज्यादा होगा उस पर सप्लाई लगेगी, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल मेन जो प्रिंसिपल कमोडिटी होगी, प्रिंसिपल गुड्स होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगी, सर्विसेज होगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा यहाँ पर। तो इसके यहाँ यानी कि आप इसको हम इन नटशेल कह सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई इज दैट सप्लाई विच इज गिवन with 2 or more goods and services and which are naturally bundled, है ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, and supply and in each other of the ordinary course of the business, one of which is a principal, इसमें से एक ना एक कोई जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और उस पर जो है प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसी पर ही हम टैक्स रेट जीएसटी उसी पर ही चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, इसमें जरूरी नहीं है कि एक प्रिंसिपल सप्लाई हो और एक सब सप्लाई हो, यहाँ पर आपकी सारी जो 3-4 चीजों का एक साथ बंडल मिला करके आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और यहाँ जैसे मान लीजिए एक कोई भी किसी ने ऑफर निकाला और 3-4 चीजों को कि मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसके साथ प्रेस मिलेगी, उसके साथ आपका ईयरफोन भी मिलेगा, इस तरह से, या आप कोई लैपटॉप लेने जाते हैं उसके साथ उसकी एक्सेसरीज के साथ में भी मिलता है वो सारी चीजें, कि आपका बैग है, उसकी ईयरफोन है, ब्लूटूथ है, ये सारी चीजें आपकी उसमें एक साथ बंडल बना करके वो देते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइजेज इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई, यानी कि अगर एक साथ 2 या 4 चीजों को मिलाकर कॉम्बाइन कर करके एक साथ अगर बेचा जाता है तो वो मिक्स सप्लाई कहलाता है। अ मिक्स सप्लाई विल हैव द टैक्स रेट ऑफ द आइटम विच हैज द हाईएस्ट रेट। यहाँ पर जो इन 4-5 चीजें में से जो सबसे हाईएस्ट रेट की जो चीज होगी उस पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाता है। कंपोजिट में क्या था, जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी, जो मेन सप्लाई होगी, उस पर हम उस वाले गुड्स पे या सर्विसेज पे हम टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगता है। लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जो हायर रेट, क्योंकि ये सारी को हम इंडिविजुअल, इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो चीजें बेची जाती हैं वो इंडिविजुअली भी अलग अलग करके भी बेची जा सकती है, उनकी अपनी अलग से भी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो 3-4 चीजें एक साथ मिला करके भी एक के साथ एक बेच सकते हैं। तो मिक्स सप्लाई में बंडल ना कहकर बंडल ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स कह सकते हैं, बंडल नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ पर कई सारे गुड्स का हम मिला करके करते हैं। तो इसमें जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है, जो हाईएस्ट रेट्स की, उन सब चीजों में जो हाईएस्ट रेट्स की चीज होगी उस पर हम सप्लाई को जीएसटी को चार्ज करते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई बेसिकली किस पर होती है, कौन सी होती है, जो रनिंग सप्लाई होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस पे होती है। जैसे देखा होगा कि पेट्रोल जो है वो रनिंग में होता है, या गैस पाइप्स के द्वारा गैस की सप्लाई जो होती है वो आपकी रनिंग में है। तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जैसे जो हम कहेंगे एज ऑन गोइंग प्रोसेस सप्लाई कहेंगे उसे। एंड द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड पीरियोडिकली एंड द पेमेंट आर ऑल्सो, इसमें पेमेंट किससे लेंगे, या तो पीरियोडिक बेस पर रहेंगे या जो इनवॉइस पीरियोडिकली दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करते हैं कितने प्रकार की हमारी हैं, तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एंड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, और तीनों ही अपने आप में उनकी इंपॉर्टेंस है। कंपोजिट सप्लाई में किस पर रेट टैक्स लगता है, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई होती है। नेक्स्ट में किस पर सप्लाई टैक्स लगता है, जो हायर रेट की जो कमोडिटी होती है या गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उस पर लगेगा। एंड हमारी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में जो हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है उसकी जो टैक्स इनवाइस होगी पीरियोडिक, उस पर टैक्स लगाया जाता है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सिंपल सा है, ये कई बार आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी में भी पढ़ चुके हैं कि लोकेशन के हिसाब से हम 3 में बांट देते हैं। यहाँ पर इंट्रा स्टेट, जो विद इन स्टेट करते हैं, विद इन स्टेट अगर होता है यानी स्टेट टू स्टेट में एक सिटी टू सिटी जैसे कहेंगे, अगर इस तरीके से कोई भी सप्लाई की जाती है तो वो इंट्रा स्टेट कहलाएगी। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या है, जो एक उसमें जीएसटी में ये डिसाइड कर दिया गया 12 नॉटिकल माइल्स के जो कोस्टल वाटर्स हैं, अगर इस बेल्ट में, इस वाली बेल्ट में अगर कोई जीएसटी वो सप्लाई की जाती है तो टेरिटोरियल वाटर्स सप्लाई की जाएगी। और ज्यादातर ये यूटीजीएसटी के अंदर एक तरह से कोस्टल वाटर्स वही उसी में ही आ जाता है। टेरिटोरियल है यानी यूनिटरी यूनियन टेरिटोरी जो हमारी वो है, उसमें जो हम जीएसटी उसके अकॉर्डिंग अलग से जीएसटी के स्लैब्स कुछ छूटें दे रखी हैं या कुछ एग्जम्पशंस हैं या इस तरीके से, उसके हिसाब से जीएसटी उसी के अकॉर्डिंग हम लगता है, उन पर चार्ज किया जाता है अगर उसमें कोई सप्लाई की जाती है यूटीजीएसटी जैसे कहेंगे। तो ये टेरिटोरियल वाटर्स कहेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई स्टेट टू स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि मान लीजिए यूपी से बिहार किया जाता है, उत्तराखंड से आपका अगर कहीं यूपी में किया जाता है, हरियाणा में, पंजाब में किया जाता है सप्लाई, तो वो आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है। ये आप जानते ही हैं कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी किस पर लगता है, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी आगे भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट, अगर टैक्स ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें कि क्या अंतर है तो उसमें तो एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर है एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ क्योंकि सभी देखिए आपका ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो इनमें अंतर क्या है इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि अक्सर ये भी शॉर्ट नोट्स में बहुत आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय द कंपनी, जो कि अंडर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई ज्यादातर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपके शेड्यूल 3 में डिस्क्राइब की गई है कि ऐसी सप्लाई जो शेड्यूल 3 में जीएसटी एक्ट 2 सबसेक्शन 42 में डिसाइड की गई है कि ऐसी सप्लाई जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको वो चीजें वो आपकी सेक्शन उस सप्लाई पर यानी उस गुड्स एंड सर्विसेज पर किसी प्रकार का जीएसटी ऑकर नहीं होगा। नो जीएसटी विल बी चार्ज ऑन दीज गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि आपकी सेक्शन 11 तो होली एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कुछ एग्जेम्प्टेड एरिया वाइज भी है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये कहूंगी 2 जीएसटी एक्ट 2 सबसेक्शन 42 और शेड्यूल स्पेसिफाइड शेड्यूल सी जो शेड्यूल 3 है उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चीजें हैं सेक्शन 10 के, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चीजें हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत आती हैं। उसको आप जा करके देख सकते हैं एक्ट में कि कौन कौन सी चीजें हैं। और इस पर जो ये जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सिक्योरिटीज है, ये सारी चीजें आपकी इसी एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंतर्गत आती हैं, फ्यूज वगैरह के जो काम है।
तो इसमें आपका आईटीसी जो है मैंने लिखा ये कहा कैन नॉट बी क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स आईडी, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में आईटीसी अगर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। इसको मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एक क्लास ले लूंगी आपका रिवीजन का, तो उसको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जो रिफंड एक तरह से कहेंगे आपने जो टैक्स दिया उसका वो नहीं मिलेगा। zero rated supply, zero rated supply, the tax paid on the supply which are zero rated are refunded। यानी कि जीरो रेटेड का मतलब क्या है, ऐसे कुछ एरिया उन्होंने डिसाइड कर दिए हैं जो जीरो रेटेड है, जिस पर हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, लेकिन हाँ ये जीरो रेटेड सप्लाई कहलाती है। जैसे इकोनॉमिक सेज है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपिंग एरियाज हैं, उस पर अगर कुछ ऐसा काम होता है तो उस पर जीरो रेटेड यानी सप्लाई कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए जो सामान आएगा तो उसके लिए तो सप्लाई उस पर टैक्स लगेगा, तो इसीलिए इसका नाम जीरो रेटेड सप्लाई रखा गया है। लेकिन इस पर जीरो रेट सप्लाई पर आईटीसी को क्लेम किया जा सकता है कि अगर हमने कोई टैक्स दिया है और उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम किया है तो उसको हम रिफंड ले सकते हैं, यानी कि उसको आईटीसी हम ले सकते हैं। नील रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई मीन्स रेट जीरो, जीरो का मतलब एक स्पेशल क्राइटेरिया बांट दिया, लेकिन यहाँ पे नील का मतलब क्या है कि बिल्कुल आपको सप्लाई पर उस सप्लाई पर उस गुड्स पर आपको बिल्कुल भी टैक्स देना ही नहीं है, जीरो रेटेड है। यानी 4 स्लैब बनाए थे, 4 स्लैब में उन्होंने जो फर्स्ट स्लैब बनाया था इसलिए जीरो रेटेड वो नील रेटेड कहा गया है। यहाँ पर नील रेटेड एप्लीकेबल आर लिस्टेड ऑन शेड्यूल 1, जो शेड्यूल 1 में आती हैं चीजें वो आपके जीरो रेटेड में आ जाएंगी। और जीरो रेटेड का हम जैसे आपने मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि जीरो रेटेड में नील रेटेड सप्लाई आर सॉल्ट, जैगरी और आपका सीरियल्स है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उन पर उनको हम नील रेटेड सप्लाई कहेंगे अगर उनकी सप्लाई की जाती है। और नो इनपुट टैक्स, इसकी खास बात क्या है कि इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अलाउ होता। पहली बात तो लगता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा भी नहीं, क्या है कहीं भी किसी का इसको सप्लाई किया जाए। तो इसलिए आपकी 3 तरीके की सप्लाई आपने मेनली पढ़ी, क्या है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई एंड नील रेटेड सप्लाई। तीनों में क्या अंतर है, मेन खास बात क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपको आईटीसी अलाउड नहीं होता, नील रेटेड में भी आईटीसी अलाउड नहीं होता, लेकिन जीरो रेटेड में आईटीसी अलाउड होता है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो है, वो ज्यादातर क्या कहता है होली एग्जेम्प्टेड, जो कंपनी से आपके से रिलेटेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आपने एनपीओज वगैरह हैं उनमें, या जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के से रिलेटेड आपकी आती हैं, तो उसको भी कंपनी जो गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर देती है समय समय पर। तो वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के शेड्यूल 3 में जो दी गई है वो आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर आएंगी। और नील रेटेड सप्लाई में क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सप्लाई है वो आपकी नील रेटेड में सब आएंगी, जैसे आपका सॉल्ट, जैगरी ये वगैरह है। तो इस तरह से ये तीनों में कैटेगराइज है, देखने में तीनों एक जैसी लगती है लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट आपका है नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई। ये भी देखिए आपका बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, नॉन टैक्सेबल यानी कि आपका नील रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड सप्लाई जैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे अल्कोहल आपका था, इसमें टैक्स से नहीं, अंडर जीएसटी टैक्स नहीं लगता। हैंड सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम, ये जो है आपकी हाई स्पीड, इनका सप्लाई, इनको छोड़ करके जो आपका सेक्शन 9 में कहा गया है एक्टिविटीज में स्पेसिफाइड शेड्यूल 3 में कही गई है, उसमें जो सप्लाई है यानी कि non-taxable supply is supplied under the section 7 of the act which is not chargeable to tax due to the excluded by charging section। यानी कि मैंने पहले बताया था कि अल्कोहल जो है उस पर आपका नहीं टैक्स जीएसटी नहीं लगता है, यानी इस चार्जेबल सेक्शन के अंदर नहीं आता है। तो सेक्शन 7 के अंदर जो सप्लाई दी गई है जो कि इस चार्जिंग सेक्शन में नहीं आती हैं वो आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाएंगी। हालांकि जो मैंने कहा अल्कोहलिक, जो अल्कोहल है, लीकर है, पेट्रोल है, इस पर नहीं लगते, लेकिन जो हमारे डेली यूज में ह्यूमन कंजम्पशन में आते हैं उन पर टैक्स लगता है। लेकिन जो मेन प्योर अल्कोहलिक वगैरह है, इसको मैंने आपको क्लास के समय भी एक्सप्लेन किया था। तो ये चीजें जो है आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आएंगी जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, जो चार्जिंग सेक्शन के अंतर्गत जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन में नहीं आती है। दैट
supply is called non-taxable supply. And taxable supply वो सप्लाई कहलाएंगी जो टैक्सेबल इवेंट के अंतर्गत होती हैं, जो मैंने सप्लाई को स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सी सप्लाई आपकी टैक्सेबल मानी जाएंगी, जिनको हम सप्लाई मानेंगे और उन पर हम जीएसटी लगाएंगे, चार्ज करेंगे। तो वो सारी जिन्हें नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड रेटेड, इन सबको खत्म करने के बाद जो भी सप्लाई बचती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सारी सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएंगी। टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच इज leviable to tax under Central Goods Act and Services, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत जो भी आती हैं वो सारी टैक्सेबल सप्लाई कहलाती हैं। तो अब आपने समझे ये विजिबल नहीं है, लेकिन मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थी कि टैक्सेबल सप्लाई तो मानी जाती है जो रेगुलर है, नील रेटेड है, जीरो। हम इस नील रेटेड को क्यों टैक्सेबल सप्लाई मान लेते हैं? क्योंकि एक तरह से स्लैब के अंदर तो आ रही है, क्योंकि 4 स्लैब्स बनाए गए हैं तो वो स्लैब के अंदर तो आ रही है, इस वजह से हम टैक्सेबल सप्लाईज को मान लेते हैं। जीरो रेटेड भी इसलिए मान लेते हैं टैक्सेबल सप्लाई के अंदर। इसको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। अगर बहुत अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन कंफ्यूजन हो रहा है तो हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेगुलर टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई। मोस्टली क्या होता है, ये स्लैब जो उस स्लैब जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने टैक्स के, उसके अंदर आ रही हैं, तो इसलिए ये टैक्सेबल सप्लाई भी कही जा सकती हैं। लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई में जो एग्जेम सप्लाई है, जिसको हम बिल्कुल सोचते चार्जिंग सेक्शन में आती ही नहीं है, टैक्सेबल कर ही नहीं जा सकती हैं, वो एग्जेम सप्लाई कहलाएंगे। और नॉन जीएसटी सप्लाई जो मैंने कहा कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो मैंने अभी सेकंड लास्ट पढ़ा था कि जिसमें चार्जिंग सेक्शन नहीं अवेलेबल होती है, वो आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई कहलाएगी।